नेशनल ई विधान एप्लीकेशन दैट इज़ नेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप किया था, जिससे कि सारे के सारे विधानसभा जो है बेसिकली उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, फंक्शनिंग है, वो पेपरलेस हो सके। डिजिटल इंडिया का पार्ट है ये एक, वन नेशन वन एप्लीकेशन, पेपरलेस प्रोसीडिंग्स हो सके। एंड हर एक लेजिस्लेटर का इस पर एक मेंबर पोर्टल होगा और एक मोबाइल ऐप भी है इसकी, एम नेवा, यूज़र फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन है जो सारे मेंबर्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन में ईजीली। और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है इसको फंडिंग प्रोवाइड करती है और टेक्निकल सपोर्ट जो है इसको प्रोवाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली ने एमओयूज साइन कर रखे हैं नेवा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एग्जाम्पल, सितंबर 2022 में यूपी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसने एंटायर सेशन कंडक्ट किया था नेवा में, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप था टुवर्ड्स डिजिटल गवर्नेंस। फिर है हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट इन यूएसए अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। तो अप्रैल 2025 यानी कि जो अभी चल रहा है, बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हैं वो यूएसए में आए थे। हैंड्स ऑफ बैनर था उसमें, तो ये इसलिए हुए थे क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बहुत सारे टैरिफ्स इंक्रीज़ कर दिए हैं। सो उसके अगेंस्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में ये जो प्रोटेस्ट हैं ये यूएसए में देखने को मिले थे। एंड देन इज़ सीक्रेट सीटिंग ऑफ लोकसभा। तो सीक्रेट सीटिंग का लोकसभा का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेशन जो कॉन्फिडेंट तरीके से कंडक्ट करा होता है, जिसमें कोई प्रेस और पब्लिक नहीं होती, सिर्फ जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग मिल रहे होते हैं। और जो रूल है 248 लोकसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स का, आरओपी रूल्स ऑफ प्रोसीजर, उसका रूल 248 के अंदर ये मेंशनड है कि सीक्रेट सीटिंग जो है, अगर एक मोशन पास होता है तो हाउस उसको अडॉप्ट कर सकता है। आज तक ये कभी नहीं हुई है। अब मेंबर्स जो हैं इसके डिटेल्स को डिस्क्लोज़ कभी नहीं कर सकते हैं। बेसिकली बोला गया था कि इंडो चाइना वॉर के टाइम पे कराई जाएगी 1962 में, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने जो है मना कर दिया था कि नहीं, हम इसको नहीं कराएंगे और जो भी आंसर्स हैं हम पार्लियामेंट में ही देंगे। सो एक बार भी आज तक ये नहीं हुई है, ये चीज़ गलत लिखी हुई है यहाँ पे, या एक बार भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज़ ओटावा कन्वेंशन ऑन लैंड माइंस। तो ओटावा कन्वेंशन को हम माइन बैन ट्रीटी भी बोलते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये, जो कि प्रोहिबिट करती है यूज़, स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन और ट्रांसफ़र ऑफ एंटी पर्सनल लैंड माइंस। तो इसके की प्रोविजंस ये हैं, जो जिन 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 कंट्रीज़ ने इसको साइन करा हुआ है, जो सिग्नेटरीज़ हैं, वो जितने भी एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल्स हैं उसको 4 साल में उनको डिस्ट्रॉय करना है और माइंड एरियाज़ को उनको 10 सालों के अंदर अंदर क्लियर करना है। ट्रीटी जो है एम्फेसाइज करती है सपोर्ट फॉर लैंड माइन विक्टिम्स इंक्लूडिंग रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन। अब 2025 के टाइम पे 165 कंट्रीज़ जो हैं इस ट्रीटी को साइन कर चुके हैं। कुछ मेजर पावर्स जैसे कि यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान अभी भी इन्होंने इस ट्रीटी को ज्वाइन नहीं किया है। रीसेंट डेवलपमेंट्स ये हुई है कि 2025 अप्रैल में ही फिनलैंड ने जो है अनाउंस करा था टू विड्रॉ फ्रॉम दिस कन्वेंशन, और सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम रशिया आ रहे थे उसकी वजह से। तो कंट्रीज जैसे मोजाम्बिक है, नेपाल है, दे हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल नॉन माइंड एरियाज, showcasing the treaty's positive impact on global disarmament efforts। पहली बात तो ये जो ये ट्रीटी है, ये कंट्री साइन करती है, बोलती हैं कि वी विल नॉट यूज़, मेक, बी, कीप और सेल डेंजरस बॉम्ब्स, जिनको एंटी पर्सनल लैंड माइंस बोला जाता है। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। एंटी पर्सनल लैंड माइंस जो है क्या है, स्मॉल बॉम्ब्स है जो कि ग्राउंड के नीचे छुप सकते हैं और कभी जिस पे किसी ने इस पर पैर रख दिया तो ये एक्सप्लोड हो जाते हैं, ठीक है। और दे डोंट नो हु इज़ एनिमी एज सिविलियन, तो ये किसी को भी हर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉर जोन्स के टाइम पे क्या होता है, सोल्जर्स जो हैं इन बॉम्ब्स को फील्ड्स पे रखते हैं, रोड्स के आसपास। वॉर ख़त्म हो जाती है कई बार और बॉम्ब नहीं फूटे होते हैं, तो ऐसा कुछ इंसेंसेस कई बार आ जाते हैं क्योंकि तो लोग जो हैं, मासूम लोग, वो इससे इंजर हो जाते हैं, कई बार डेथ भी हो जाती है क्योंकि उनको नहीं पता है लैंड माइंस थी, ठीक है। ट्रीटी क्या बोलती है, ओटावा कन्वेंशन, कि जो कंट्रीज़ को साइन करेगी वो लैंड माइंस की यूज़ को इमीडिएटली रोक देगी। जितने भी लैंड माइंस हैं उसको 4 साल के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय करना है और क्लीन अप द लैंड विद दीज लैंड माइंस विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। एंड जो लोग इनसे इंजर हुए थे उनको मेडिकल हेल्प या आर्टिफिशियल लिम्स देने हैं। इज दिस क्लियर? नागालैंड बिकम्स द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली। अब ये ट्रीटी जो है कब साइन हुई थी, 3 दिसंबर 1997 को, 24 साल हो गए हैं। ये इमेज नेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे थी, यू कैन जस्ट चेक दिस आउट। दिस वाज द लॉन्चिंग ऑफ नेवा। के.एस. पुट्टास्वामी केस बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंडिया में, जिसने डिसाइड किया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है
वेदर इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड। के.एस. पुट्टास्वामी कौन थे? एक रिटायर्ड जज थे। 2012 में इन्होंने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बोला कि आधार कार्ड जो है वो वायलेट करता है हमारी प्राइवेसी राइट्स को, क्योंकि गवर्नमेंट आधार जब बनाती है तो बहुत ज़्यादा पर्सनल डेटा लेती है, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन वगैरह वगैरह। तो मेन क्वेश्चन ये था कि क्या राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर या नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइवेसी जो है वो क्लियरली संविधान में मेंशन नहीं है, तो वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। गवर्नमेंट ने ये बात बोली, राइट, मैंने गवर्नमेंट ही बोला ना, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये बात बोली। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2017 में हुआ क्या, एक 9 जज की बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी गई, जिसने एक हिस्टोरिक जजमेंट यहाँ पर दिया। क्या बोला कि येस, जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, वो एक फंडामेंटल राइट है। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अब हर एक इंडियन के पास राइट है कि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रख सकता है। गवर्नमेंट आपके डेटा को मिसयूज़ नहीं कर सकती। तो आधार कार्ड, डेटा कलेक्शन, फ़ोन टैपिंग, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्राइवेसी, हेल्थ रिकॉर्ड्स, बैंक इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को ये जजमेंट ने इम्पैक्ट किया। सिंपल सा एग्जाम्पल है एक कि भाई कोई आपको बोलता है कि मेरे को आपकी पर्सनल डायरी पढ़नी है, आप बोलोगे नहीं, इट्स माई प्राइवेट लाइफ। अब कोर्ट बोल सकता है येस, यू हैव द राइट टू से नो, इट्स योर प्राइवेसी। तो दिस इज़ एग्जैक्टली जो इस जजमेंट के तहत हुआ, हर एक इंसान की पर्सनल लाइफ इसने प्रोटेक्ट करी। इम्पैक्ट क्या रहा इस केस का कि आधार जो है उसका यूज़ लिमिटेड हो गया, कंपलसरी नहीं बनाया जा सकता। मतलब देखो, अब वो अलग बात है कि हर जगह आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड ही लोग देते हैं, या साइकोलॉजिकल माइंडसेट आधार कार्ड का ही हो गया है और हर जगह ही आधार यूज़ होता है, बट कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है। प्राइवेसी एक बेसिक राइट बन गई थी और इस केस ने ये क्लियर कर दिया था कि प्राइवेसी जो है एक लग्जरी नहीं है बट एक राइट है हर एक इंडियन सिटीज़न की। एशियान तो सबने सुना ही होगा, तो उस जैसा सा ये एक साउथ ईस्ट एशिया सर्विलियंस नेटवर्क SCASN रीजनल इनिशिएटिव है जो इंडिया ने प्रपोज किया है मार्च 2025 में, पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस को एनहांस करने के लिए और इमरजेंसी रिस्पांस को एनहांस करने के लिए अक्रॉस द 11 कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन, ठीक है। ये है क्या, इट स्टैंड्स फॉर साउथ ईस्ट एशिया सर्विलेंस नेटवर्क। इसका एम क्या है, कोलैबोरेटिव सिस्टम क्रिएट करना इसके मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, जिससे हेल्थ इमरजेंसीज़ को वर्ल्ड में और इफेक्टिवली तरीके से मॉनिटर और रिस्पॉन्ड करा जाए। ये जो नेटवर्क है ये इंटीग्रेट करता है वेरियस डेटा सोर्सेज को, जिससे हेल्थ थ्रेट्स को डिटेक्ट करने में आसानी हो और ईजीली मैनेज उसको हम कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, एनहांस मल्टी सोर्स सर्विलियंस, जो हॉस्पिटल है, लेबोरेटरीज है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, डेटा कंबाइन करो और एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करो देश के सामने हेल्थ थ्रेट्स का, वर्ल्ड के सामने बेसिकली। क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करना और डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स को इंटीग्रेट करना। इम्प्रूव पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, एक रॉबस्ट सिस्टम बनाना जिससे पेंडेमिक्स को इजीली डिटेक्शन उसकी पहले से हो रख सके और अगर कोई पेंडेमिक आए फ्यूचर में तो उसका स्विफ्ट रिस्पॉन्स दिया जा सके। इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है, मल्टी सोर्स सर्विलियंस को एनहांस करना। जो मल्टी सोर्स कोलैबोरेटिव सर्विलियंस है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, इसके तहत आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे और एनालाइज करोगे डेटा को फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, जिससे आप एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग गेन कर सको हेल्थ सिचुएशंस की। तो अर्ली डिटेक्शन में हेल्प होगी, इससे एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प होगी और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो पाएंगे पॉलिसी मेकर्स के द्वारा। इंडिया का क्या रोल है डिजीज़ सर्विलियंस में, तो इंडिया ने सेवरल इनिशिएटिव्स जो हैं वो इनिशिएट करे हैं अपने देश में भी डिजीज़ सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए। पहला है इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलियंस प्रोग्राम, सारी की सारी स्टेट्स एंड यूटीज़ में इसको हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ये जो IDSP है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सर्विलियंस ऑफ ओवर 33 एंडेमिक प्रॉन डिजीजेज। इट यूटिलाइजेज वेरियस फॉर्म्स फिल्ड बाय हेल्थ केयर वर्कर्स एट डिफरेंट लेवल्स टू कलेक्ट डेटा, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ आउटब्रेक्स। फिर है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन हेल्थ सर्विलेंस अक्रॉस इंडिया पे। जियो टैगिंग ऑफ इंडिविजुअल केसेस और हीट मैप्स जो हैं यहाँ यूज़ होते हैं। फिर है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये भी लॉन्च किया गया था। बेसिकली 6 सालों में इसमें 64180 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं
ये जो मिशन है इसका एम क्या है, IT एनेबल्ड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम बनाना, सर्विलेंस लेबोरेटरीज बनाने, ठीक है। फिर करंट स्टेटस, अब इंडिया जो है उसने प्रपोज किया था क्रिएशन ऑफ दिस ड्यूरिंग अ WHO SCARO मीटिंग। WHO की एक SCARO मीटिंग हुई थी अभी मार्च 2025 में, वहाँ पर इंडिया ने प्रपोज किया कि एक क्या बनाया जाए, साउथ ईस्ट एशिया सर्विलेंस नेटवर्क बनाया जाए, ठीक है। ये प्रपोजल जो है अब डिस्कशन में है अमंग दीज कंट्रीज़, SCARO कंट्रीज़ के डिस्कशन में है। अभी ध्यान रखना, SCASN अलग है, WHO का SCARO अलग है। WHO में SCARO की जो मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया ने बोला कि SCASN बनाना चाहिए, तो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं WHO SCARO की वो डिस्कस कर रही है इसके बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है देखो, एक न्यू इन्फेक्शस डिजीज़ मान लो एमर्ज इन अ कंट्री ए, ठीक है। अब कंट्री ए क्विकली रिपोर्ट कर रही है इस आउटब्रेक को थ्रू नेटवर्क, नेबरिंग कंट्री के पास अलर्ट पहुंच गया, प्रिवेंटिव मेजर्स वो ले सकते हैं, रिसोर्सेज हैं हर एक कंट्री के उस ऐप पे, एक्सपर्टीज़ है किसी एक बेसिकली नेटवर्क में, और वो शेयर कर रहे हैं कि जो डिजीज़ है और आगे फैले ना। सर्विलियंस का मतलब पता है ना, वॉचिंग या किसी चीज़ को मॉनिटरिंग करना बहुत केयरफुली। अब मीटिंग किसकी चल रही थी, WHO SCARO की, है ना। SCARO क्या है, साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस WHO का, 11 कंट्रीज हैं उसके अंदर, राइट। और SCASN क्या है, न्यू प्लान जो इंडिया ने प्रपोज किया है उसकी मीटिंग के अंदर, समझ में आया। तो न्यूज़ है कैंसिलेशन ऑफ FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ CHRI। पहले वो तो CHRI क्या है, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंट बॉडी है, नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल NGO है एक, 1987 में बनाया गया था इसको। हेडक्वार्टर इससे कहाँ पे है, न्यू दिल्ली इंडिया में। ऑफिसेज इसके बाकी UK लंदन और अक्रा घाना में भी है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के CHRI के फोकस एरियाज़ हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करना, पुलिस और प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में एडवोकेट करना, और जस्टिस और ट्रांसपेरेंसी को वर्ल्ड वाइड इंश्योर करवाना। इसका मिशन यही है कि टू मेक ह्यूमन राइट्स अ रियलिटी इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज, रिसर्च, एडवोकेसी और कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू, ठीक है। अब FCRA